हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। आज हम बिहार के कुछ प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित हैं और आज जो है हम बिहार में विज्ञान और पर्यावरण की बातों को करेंगे, है ना। विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जुलाई 2023 में बिहार में, है ना, कह रहा है कि जुलाई 2023 में बिहार में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया और कह रहा है कि इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से कितना पौधा मिलेगा जी, है ना। बोल रहा है आपसे कि कितना पौधा उसको निःशुल्क मिल जाएगा, 3, 4, 7, 10 या फिर इससे ज़्यादा मिलेगा या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 7 होगा, ना 10 होगा, यानी इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव हुआ है ना 2023। कहाँ कौन किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहाँ हुआ है? तो मुख्य सचिवालय परिसर पटना में हुआ है ना। इस अवसर पर देखिए मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, उन्होंने बताया कि राज्य में 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। कितना पौधा? 4 करोड़ से अधिक पौधा लगाया जाएगा 2 महीना में। और इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से निःशुल्क 5 पौधे प्रदान किए जाएंगे, है ना। क्या कहा गया कि 5 पौधे जो मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें 5 ऑप्शन में नहीं था, तो याद रखिएगा कितना पौधा? 5 पौधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जून 2023 में बिहार राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया गया है। यानी बोला गया है कि पारा मेडिकल काउंसिल का गठन जो है वो किया जाएगा। पारा मेडिकल काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सही है? तो यानी दोनों सही है। बिहार में क्या होने वाला है कि पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल का जो है वो गठन हो रहा है ना। और ये जो पारा मेडिकल काउंसिल है इसमें एक अध्यक्ष सहित 10 सदस्य टोटल होंगे। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। तो बिहार राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल का गठन होगा। कह रहा है कि बिहार राज्य में कोई ऐसी संस्था नहीं है जिनके पास स्वास्थ्य कर्मियों का सही डाटा हो। तो एक होता है ना कि जो कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, कहाँ कौन है, तो ये सारा डाटा नहीं है। इसीलिए क्या हुआ है कि पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया गया है। कब? तो जून 2023 में निर्णय लिया गया है कि इसका गठन जो है वो होगा। अब देखिए अगर ये काउंसिल का गठन हो जाता है तो इससे लाभ क्या होगा? तो पारा मेडिकल नियमावली तैयार हो जाएगी और ये ज्ञात हो सकेगा कि राज्य में किस क्षेत्र में कितने विद्यार्थियों के पास क्या डिग्री है। अब पारा मेडिकल के अंतर्गत देखिए बहुत सारी डिग्रियां लोग लेते हैं। एएनएम की डिग्री है, जीएनएम की डिग्री है, तो बहुत सारी डिग्रियां हैं। उसमें ड्रेसर होता है, एक्सरे टेक्नीशियन होता है। तो इस तरह से देखिएगा तो बहुत सारी डिग्रियां जो है उनको कहाँ किस क्षेत्र में कितने बच्चों के पास ये डिग्री है वो पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों के वैध प्रमाण पत्र का जांच होगा कि ये सही है या गलत तरीके से लिया गया है, और फर्जी डिग्री लेने वाले भी पकड़ में आ जाएंगे। सदस्य तो आपको बता ही दिए कि अध्यक्ष से 10 और पहला बार हो रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि पारा मेडिकल काउंसिल का गठन जो है बिहार में वो पहली बार हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जून 2023 में राष्ट्रीय पारगम्य पास प्रणाली, है ना, राष्ट्रीय पारगम्य पास प्रणाली एनटीपीएस लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया? तो एनटीपीएस लागू करने वाला जो है ये 5वां राज्य बन गया बिहार, है ना। कैमा राज्य बन गया? 5वां राज्य बन गया है राष्ट्रीय पारगम्य पास प्रणाली एनटीपीएस। अब देखिए ये राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली जो है ये कब लागू हुआ है? तो 15 जून 2023 को। कौन शुरू किए हैं? तो राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं हमारे तेज प्रताप जी। ये खुद परिवर्तित होते रहते हैं कभी कभी, तो ये जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। एनटीपीएस लागू करने वाला बिहार बन गया कैमा राज्य 5वां। इससे पहले देखिए कौन कौन इसको लागू किया हुआ है? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर किया हुआ था, और 5वां हमारा बिहार बन गया। कह रहा है कि राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली जो है ये राज्य और अंतर्राज्य में वन उत्पादों के परिवहन के लिए पारगमन परमिट की निगरानी करने वाला क्या होगा? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा ये, है ना। क्या हो जाएगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में विश्व मगरमच्छ दिवस के अवसर पर बिहार की किस नदी में घड़ियाल के 125 बच्चे को छोड़ा गया
है ना। घड़ियाल का 125 गो बच्चा छोड़ा गया, कहाँ, मगरमच्छ दिवस के अवसर पर। तो ये गंडक नदी में छोड़ा गया है ना। किस नदी में छोड़ा गया है जी? गंडक नदी में छोड़ा गया है। तो देखिए, कह रहा है कि घड़ियाल का 125 बच्चों को नदी में छोड़ा गया। 17 जून 2023 को छोड़ा गया, किस नदी में? गंडक नदी में। ये जो छोड़े गए घड़ियाल के बच्चे हैं, है ना, 125 बच्चे, ये पश्चिमी चंपारण में छोड़े गए हैं। गंडक नदी आप देखते होंगे कि पश्चिम चंपारण से बहती हुई आती है, तो पश्चिम चंपारण में छोड़ा गया। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के अनुसार घड़ियाल के घोंसले जो है ये पश्चिम चंपारण में 8 है और कुशीनगर में 1 है ना। पश्चिम चंपारण में 8 है और कुशीनगर में 1 है। इस वर्ष देखिए गंडक नदी के किनारे घड़ियालों के 9 घोंसले मिले थे, जिनसे इन 125 बच्चों का जन्म हुआ है। यानी घोंसले मतलब समझिए कि वो एक प्रकार से जहाँ छोटे छोटे बच्चे उसमें जन्म लेते हैं, है ना। तो घड़ियालों के 9 घोंसले, अंडे समझिए, जिसमें 125 बच्चों का जन्म हुआ। और गंडक नदी में चंबल नदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा घड़ियाल का आबादी का वास है। यानी सबसे ज़्यादा घड़ियाल कहाँ मिलेगा? चंबल नदी में। ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा घड़ियाल किस नदी में मिलता है, तो चंबल नदी में। ठीक है, चलिए। इसके बाद कह रहा है कि 2016 में गंडक नदी गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के निवास स्थान के रूप में पहचानी गई थी, लेकिन अब वहाँ पे भी क्या है कि घड़ियाल है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2023 में पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए किनके मध्य एक एएमयू पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये आईआईटी पटना एवं सीडैक के बीच में क्या हुआ है? तो एक हस्ताक्षर हुआ है एमओयू पर, जिसमें कि देखिएगा एमओयू हस्ताक्षर जो हुआ है ये बोला है कि सुपर कंप्यूटर स्थापित करेगा। कहाँ पर? आईआईटी पटना में। तो आईआईटी पटना और सीडैक के बीच में जो है ये समझौता हुआ है। देखिए, एमओयू साइन हुआ है 2 मई 2023 को आईआईटी पटना और सीडैक के बीच। कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित होगा, तो हम आपको बता दिए कि आईआईटी पटना में स्थापित होगा। और ये जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, है ना, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत होगा। और लागत लगभग इसमें 20 करोड़ रुपये लगेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2023 में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? अब आईजीआईएमएस जो है सभी जानते होंगे पटना में है। इसमें कह रहा है कि मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु किसके साथ आप एमओयू साइन किया है? ये तो ये देखिए इसके साथ एमओयू साइन किया है। तो इसकी डिटेलिंग में देख लेते हैं हम लोग। ये साइन किया है किसके साथ? ये भी किया है सीडैक के साथ, है ना। आईजीआईएमएस और सीडैक। पटना आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर लगेगा, वो भी आईआईटी पटना और सीडैक के बीच हुआ। अब यहीं से जान लीजिए कि आईजीआईएमएस और सीडैक के बीच में जो है वो एमओयू साइन हुआ है कि मरीजों के बेहतर इलाज के लिए क्या होगा, यहाँ एआई जो है एआई का उपयोग होगा। यानी मरीजों के इलाज के लिए मशीन और सॉफ्टवेयर एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में आईआईटी पटना ने किस संस्था के साथ अनुसंधान और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कह रहा है कि अनुसंधान और विकास के लिए, तो ये किया है ROI नेट सॉल्यूशन, है ना। ROI नेट सॉल्यूशन के साथ आईआईटी पटना ने क्या किया है? तो समझौता किया है ना। कब किया है? अप्रैल 2023 में किया है। चलिए देख लेते हैं इसके बीच समझौता हुआ है अप्रैल में। समझौता पक्षकार आपको बता ही दिए कि ROI नेट सॉल्यूशन और आईआईटी पटना। उद्देश्य क्या है कि अत्याधुनिक समाधान विकसित करना और शोध की दिशा में बेहतर काम करना, यही उद्देश्य है। और देखिए इसके तहत आईआईटी पटना जूम, व्हाट्सएप, गूगल पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म को क्या करेगा? विकसित करेगा, है ना। अभी चलाते हैं ना, जूम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, गूगल पे है, तो इसी टाइप का स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा आईआईटी पटना। और ROI जो है नेट सॉल्यूशन और आईआईटी पटना ये संयुक्त रूप से डिजिटल भुगतान, धन प्रबंधन, सीमा पार भुगतान, सुरक्षित ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में अगले 3 वर्षों में अनुसंधान परियोजना शुरू करेगा। यानी सीधा सीधा समझिए कि दोनों मिलकर के क्या करेगा, जो अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा, उसके बाद उसको किस तरह से उसका प्रयोग किया जाएगा, है ना, वो सभी चीज़ों पर ये लोग जो है वो उसका करेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू करने वाला बिहार जो है वो कौन सा राज्य बन गया?
फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू करने वाला बिहार कौन सा देश बन गया है? तो बिहार बन गया है चौथा देश, सॉरी चौथा राज्य, देश नहीं चौथा राज्य होगा, चौथा राज्य बन गया है। यानी इससे पहले 3 राज्य कर लिया होगा। तो देखिए 3 राज्य कौन कौन कर लिया है? तो केरल कर लिया है, कर्नाटक कर लिया है और दिल्ली कर लिया है और चौथा हमारा बिहार हो गया है। लागू करने हेतु आदेश पारित किया गया है कहाँ से? तो सर्वोच्च न्यायालय से। बिहार में कब से लागू हुआ है ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन? तो 15 मार्च 2023 से। प्रावधान क्या है इसमें कि इसके तहत कोई भी फार्मासिस्ट दवाई के नाम और उसके बारे में जानकारी दे सकता है, साथ ही दवा की मात्रा, दवा लेने के तरीके, दवा को स्टोर करने के तरीके, इन सभी के बारे में क्या होगा? सुझाव दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये मुंगेर में बना है वानिकी कॉलेज, है ना, और इसका उद्घाटन किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कहाँ पर? मुंगेर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन होगा ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो बिहार का जो पहला वानिकी कॉलेज है वो किस विश्वविद्यालय के अधीन है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन है। ये सब आपसे नहीं पूछेगा कि कितना क्षेत्रफल है, कितना निर्माण लागत है। यह बिहार का पहला और भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा? तो ये 25 जिला में जो है वो ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो देखिए ग्रेडेड एक्शन प्लान का निर्माण किया है कौन? तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने। कितने जिलों में किया है? 25 जिलों में किया है। और ग्रेडेड एक्शन प्लान का क्रियान्वयन किया जाएगा संबंधित जिलों के डीएम और संबंधित विभागों के द्वारा। प्लान का उद्देश्य क्या होगा? तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना, है ना, वायु प्रदूषण पर क्या पाना? नियंत्रण पाना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में विफल रहने पर बिहार सरकार पर कितना जुर्माना लगा दिया जी? तो 4000 करोड़ रुपया का जुर्माना एनजीटी जो है वो बिहार सरकार पर लगा दिया है। देखिए क्यों लगाया? तो ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में ये क्या रहा है? असफल रहा है, इसीलिए इस पर 4000 करोड़ रुपये का जुर्माना जो है वो लगाया है। अब कह रहा है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई किस्म सबौर कुंवर का संबंध जो है वो किस फसल से है? ये सबौर कुंवर जो है ये किस फसल से है? ये धान है ना, धान की किस्म है, याद रखिएगा। सबौर कुंवर धान की किस्म है, धान का नया किस्म है कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा। विशेषता है इसकी कि ये कम पानी और 25% तक कम खाद की आवश्यकता पड़ती है इसमें। 110 से 115 दिन में ये तैयार हो जाएगा। पौधा का लंबाई जो है 100 से 105 सेंटीमीटर तक होगा। और ये किस्म जो है वो जीवाणु, झुलसा, अंगमारी, कंडुआ रोग ये सबसे प्रतिरोधी है ना। तना छेदक, भूरा कीट, पत्ती लपेटक के प्रति क्या है? ये सहनशील है। ये भी ध्यान में रखना है। सीधे याद रखिए सबौर कुंवर जो है वो एक धान की किस्म है। कहाँ हुआ है? तो भागलपुर सबौर। बिहार के लोगों के लिए 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने और समझने की सुविधा वाला नया तारामंडल कक्ष देखिए स्थापित हो गया है ना, किया जा रहा है। कहाँ पर? तो ये आपको पटना में तो तारामंडल है ही, उसी को क्या किया है? तो उसको विस्तृत किया गया है ना। उसमें नई तकनीक लगाया गया है, 3D स्क्रीन लगा दिया गया है। तो इस तरह से पटना में ऐसे देखिएगा तो बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है। वहाँ पर दरभंगा में चालू भी हो गया है। चलिए तो 3D स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने तो नया ऑडिटोरियम बिहार की राजधानी पटना में है ना, 200 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और अमेरिकन 3D स्क्रीन और जर्मन 3D प्रोजेक्टर तारामंडल में क्या इंस्टॉल है? तो अमेरिकन 3D स्क्रीन और जर्मन 3D प्रोजेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है? देखिए वन्यजीवों के लिए अस्पताल खुल जाएगा कहाँ? मुजफ्फरपुर में, है ना। वन्यजीव अस्पताल कहाँ खुलेगा जी? मुजफ्फरपुर में खुलेगा। मुजफ्फरपुर जिले के शेरपुर वन क्षेत्र में। ये भी क्षेत्र याद रखिए क्योंकि अब क्षेत्र पूछ दे रहा है। तो शेरपुर वन क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर जिले के शेरपुर वन क्षेत्र में। उद्देश्य क्या है? तो जंगल के बीमार या दुर्घटना में घायल हो जाते हैं वन्यजीव, उसका इलाज करना। ठीक है, इसमें देखिए 1 करोड़ रुपया लगेगा, जिसमें केंद्र 40% और राज्य 60%, ये दोनों की हिस्सेदारी है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वनावरण है? तो देखिए 7.84% पर क्या है अभी वर्तमान में वनावरण है ना। चलिए बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, देखिए बिहार में कितना वनावरण है तो 7.84% है। बिहार में वृक्षावरण कितना है 2.48% है। अति सघन वन कितना है जी 4.5% है। और मध्यम वाले कितने हैं तो 44.5% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, देखिए बिहार में खुला वन कितना है 51% है ना। सबसे ज़्यादा वनावरण वाला जिला कौन कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे? कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। प्रतिशत के आधार पे यदि पूछ दे तो प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में कैमूर फर्स्ट नंबर पे है, दूसरा है जमुई और तीसरा है नवादा। अब कह रहा है सबसे कम वनावरण वाला जिला, तो क्षेत्रफल के आधार पे देखिए शेखपुरा, प्रतिशतता के आधार पे भी शेखपुरा, क्षेत्रफल के आधार पे दूसरा हो जाएगा अरवल, तीसरा जहानाबाद और प्रतिशत वाला में दूसरा बक्सर और तीसरा सिवान हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है हाल ही में बिहार में कहाँ पर डीएनए जांच के लिए यूनिट लगाए जाने की घोषणा की गई थी? ये भी मुजफ्फरपुर में ही किया गया है कि डीएनए जांच के लिए यूनिट लगाया जाएगा बिहार में, है ना। डीएनए जांच हेतु यूनिट का स्थापना होगा कहाँ पर? तो ऐसे चुना गया है मुजफ्फरपुर और भागलपुर दोनों को चुना गया है। तो सबसे पहला मुजफ्फरपुर में ही लगेगा। बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में ये पास हुआ है। अभी तक डीएनए जांच के लिए राज्य के बाहर सैंपल भेजा जाता था, अब जो है राज्य में ही जांच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनआईटी पटना के छात्र हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई किस मशीन को पेटेंट मिला है? तो सिमुलेटर मशीन बना लिया है एनआईटी पटना का छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती। इसका नाम है डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती, जो क्या बनाया है सिमुलेटर मशीन बनाया है ना, जिसको पेटेंट मिल गया है। देखिए मार्च 2023 में एनआईटी पटना के पीएचडी छात्र हैं डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती, ये बना दिए हैं सिमुलेटर मशीन और इसको मिल गया है पेटेंट। सिमुलेटर मशीन क्या है? तो ये मशीन मटेरियल के सैंपल के आधार पर, है ना, मटेरियल के सैंपल के आधार पर सड़क के निर्माण सामग्री में नमी की पहचान करने में सक्षम है। देखिए ये मशीन ये भी बता देगा कि अलकतरा के साथ कौन सा मटेरियल कितनी मात्रा में मिलाया जाए जिससे सड़क पानी या अधिक गर्मी या फिर अधिक दबाव में जल्दी खराब नहीं हो। मतलब क्या समझे, जो सड़क बन रहे हैं तुरंत खराब हो जा रहा है, तुरंत टूट जा रहा है, तो वो सभी चीज़ ये बताएगा कि कितना कितना क्या मिलाया जाए जिससे कि सड़क खराब जल्दी नहीं हो, है ना। तो इस तरह से हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कुछ क्वेश्चनों को, बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो सिंधु मैम से सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, या ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।